Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Safshan Mafia. This is class 9th history, chapter number 1st, French Revolution, lecture number 2nd. आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इससे पहले हमने बात की थी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुई और उसके बाद जो मिडिल क्लास था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च एस्टैब्लिश करने में अहम रोल अदा किया था। जो किंग लुई 16 था उसके पावर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिए गए, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन थी ये मिडिल क्लास ने की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें जो फ्रांस का रूलर था या किंग था लुई 16, उसने एक हिसाब से अपने पावर्स 1792 को पार्लियामेंट को दिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशंस की। उन्होंने प्रूशिया ऑस्ट्रिया के मोनार्च से हाथ मिलाया और उनसे कहा कि अगर जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, जो रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे है, कल को आपकी कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन हो सकती है, आपके यहाँ पे भी मोनार्ची खतरे में आ सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमारी मदद करें और यहाँ पे फ्रांस में अटैक करके आ, आप यहाँ के रेवोल्यूशनरीज को खत्म करें और मुझे मेरे पावर्स वापस दिलाएं। तो अगर वो ऐसा करते, उससे पहले ही जो फ्रांस का पार्लियामेंट था उन्होंने डिक्लेयर वार किया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। और जो लोग थे फ्रांस के उन्हें कहा गया कि आप वॉलंटियरली आर्मी में रिक्रूट हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। और अगर हम बात करें, मर्सलीज एक जगह है जो कि फ्रांस में ही है, तो वहाँ के लोग जब वॉलंटियरली मतलब वहाँ पे आर्मी में रिक्रूट करने के लिए आए तो उन्होंने एक सॉन्ग, मर्सलीज सॉन्ग, जो कि रॉजर डेलिसल ने कंपोज किया था, उसको वो गाने लगे। उसके बाद वो सॉन्ग जो है बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो घरों को है, घरों को वुमेन्स के हवाले किया गया। उन्होंने वो सारे काम जो एक मर्द भी करता था वो भी वो करने लगे। जैसे कि बहुत सारी वुमेन्स मतलब अपने रोजगार वगैरह को कमाने के लिए मार्केट्स में उन्होंने फ्लावर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह बेचे। कुछ लोग अमीर घरों में जाकर काम वगैरह करते थे और साथ में बच्चों वगैरह को भी पालते थे। तो इस वक्त अगर हम देखें, ये जो पहली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्शिप बनाई गई थी ये मिडिल क्लास ने बनाई थी। तो यहाँ तक तो आपको याद है। उसके बाद क्या हुआ, जो गरीब सेक्शन था, जो थर्ड एस्टेट के गरीब लोग थे, जिसमें लेबरर्स आते थे, लैंड पीजेंट्स वगैरह आते थे, या वुमेन्स जिनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे क्लब्स बनाए, जिसमें से सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। एक्चुअली में ये एक कॉन्वेंट था जो कि रिलीजियस बिल्ड पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग सर्व की जाती है, तो वहां पे एक बिल्डिंग का, ऐसी बिल्डिंग का नाम था जैकोबिन, पेरिस में। तो उसी के नाम पे जैकोबिन क्लब, वहाँ के गरीब सेक्शनर्स ने उसका नाम रखा, जिसमें वॉच मेकर्स, पेस्ट्री कुक, शो मेकर्स या जो सर्वेंट्स वगैरह थे या डेली वेजर्स थे, उन्होंने ये क्लब बनाया जैकोबिन क्लब। और उनका लीडर बना मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी के अंडर में अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को कहा कि हम सांस्क्लॉटीज है। सांस्क्लॉटीज का मतलब पीपल विदाउट नी ब्रीचेस। इन्होंने इस तरह के ड्रेसेस पहने जैसे कि लॉन्ग लूज ऐसे ट्रिपल ट्राउजर्स पहनने शुरू किए, जो ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे। इन्होंने कहा कि हम फैशनेबल सेक्शन से डिफरेंट लगने चाहिए। और दूसरा, इन्होंने अपने सर पे लॉन्ग, सॉरी हम कह सकते हैं रेड कैप पहनी, और जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, समर 1792 में इन्होंने किंग के पैलेस जो था, जिसका नाम था पैलेस ऑफ टिलरीज, उस पे हमला किया और वहां पे किंग के गार्ड्स को कत्ल किया। और वहां पे साथ में किंग जो है उसको हॉस्टेज बनाया। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने नई एक असेंबली बनाई जिसका नाम रखा गया कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को इन्होंने मोनार्ची को कंप्लीटली एबॉलिश किया। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, मोनार्ची वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सारे पावर्स किंग के हाथों में होते हैं। अब जो दूसरी गवर्नमेंट बनी थी, जो कि जैसे मैंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मिडिल क्लास ने बनाई थी, वो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। उसमें किंग भी होता है लेकिन उसके पावर्स पार्लियामेंट के पास होते हैं। लेकिन अब जो ये गरीब सेक्शन था जिन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे पावर्स मतलब जो किंग के थे वो सारे छीन लिए। इन्होंने कहा कि अब किंग नहीं होगा, अब सिर्फ पार्लियामेंट होगा। और इन्होंने इस गवर्नमेंट को नाम दिया रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? रिपब्लिक फॉर्म इज अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
तो उसके बाद जो किंग था उस पर चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने ट्रीजन किया है, गद्दारी की है, जिसकी वजह से उनको मौत की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को किंग को एग्जीक्यूट किया गया और उनकी बीवी मैरी एंटोनिटी को भी वही सजा मिली। उसके बाद बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द रीन ऑफ टेरर। ये रीन ऑफ टेरर एक ऐसा दौर जिसमें खौफ खौफ ही खौफ था, जो 1793 से 94 के अंडर में चला, अंडर जैकोबिन क्लब, जो कि उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम रखा गया था रिपब्लिक गवर्नमेंट। अगर आपको याद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के अंडर में जब वोटिंग शुरू की गई थी, वहां पे बताया गया था कि 25 साल के ऊपर जितने भी इमारत है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, और कम से कम वो उतने टैक्स देने चाहिए जो एक मजदूर 3 दिन में कमाता है, तो उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे और उनको एक्टिव सिटीजन बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जब ये रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई गई जैकोबिन्स ने, तो यहाँ पे इन्होंने कहा 21 साल के ऊपर जितने भी इमारत है, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, चाहे वो टैक्स देते हो या ना हो, तो उनको वोटिंग राइट्स का हक है। तो यहाँ पे रीन ऑफ टेरर किस तरह से चला, जो भी लोग मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी जो रिपब्लिक गवर्नमेंट के हेड थे, जो भी उन्हें लगता था कि रिपब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ है, चाहे उसमें एक्स नोबल्स हो, क्लर्जी मेंबर्स हो, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, तो जितने भी लोग रिपब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे उनको गिलेटिन किया जाता था। तो यहाँ पे ये एक मशीन बनाई गई थी जो कि डॉक्टर गिलेटिन ने बनाई थी, जिसमें 2 ब्लेड्स होते थे। उन सॉरी हम कह सकते हैं 2 पोल्स होते थे उनके, अ, हम मतलब मिडल में एक ब्लेड होता था जो लोगों के सरों पे मतलब डालकर उनका सर कलम किया जाता था। तो बहुत सारे लोगों को गिलेटिन किया गया इस दौरान। और ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि मीट एंड ब्रेड को इन्होंने राशन किया, पीजेंट्स को वहां पे फोर्स किया गया कि आप ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स करें सिटी पॉपुलेशन वगैरह को, और उन्हीं दामों में वो आपने मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो भेजे जो कि गवर्नमेंट ने मतलब फिक्सड किए हो। और इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लोर था, आटा था, वाइट फ्लोर, जो कि अमीर लोग मतलब इस्तेमाल करते थे, उसको गायब ही किया गया। आप सभी लोगों को कहा गया कि आप इक्वालिटी ब्रेड, a loaf of bread made of whole wheat, व्हीट जो है व्हीट से बना हुआ ब्रेड ही सभी को खाना होगा। और इसके अलावा जो वहां पे टाइटल्स है सर, मैडम वगैरह, वो खत्म करके सभी लोग अब सिटीजन ऑफ फ्रांस है। चर्चेस वगैरह को शट डाउन किया गया और उनकी जगह ऑफिस और बैरक्स वगैरह बनाए गए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी थे, इनके अंडर में बहुत सारे लोगों को अब गिलेटिन किया गया। और ये ऐसा पीरियड था जिसमें जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थे उसके अपने मेंबर्स भी, उस पार्टी के अपने मेंबर्स भी डरने लगे मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी के इन स्टेप्स से। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी के खिलाफ भी वहां पे कन्वेंशन में केस दर्ज हुआ और वहां पे उनको भी सजा याफ्ता पाया गया और उनको भी गिलेटिन फाइनली किया गया। इसके रिपब्लिक गवर्नमेंट भी फेल रही क्योंकि इसमें मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। अब फ्रांस के जो मिडिल क्लास थे उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें एक ही आदमी को हम सारे पावर्स नहीं देंगे, बल्कि हम बहुत सारे लोगों के पास ये पावर्स रखेंगे। अब इन्होंने वोटिंग राइट्स फिर से चेंज किए। इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी मैन है उनको ही अब वापस वोटिंग राइट्स मिलेंगे, नॉन प्रॉपर्टी मैन और वुमेन उसको नेग्लेक्ट किया गया यहाँ पे भी। अब डायरेक्टरी क्या थी, 2 काउंसलर्स चुने जाते थे और वो 2 काउंसलर्स मिलकर 5 डायरेक्टर्स चुनते थे। उन 5 डायरेक्टर्स के हाथों में सारे पावर्स होते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट भी कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर पाई क्योंकि काउंसिल और ये जो डायरेक्टर्स थे इनके बीच में अनबन होती रहती थी। जो काउंसलर चाहते थे वो डायरेक्टर नहीं करते थे, जो डायरेक्टर चाहते थे वो काउंसिल नहीं मानता था। तो काउंसिल के पास ये पावर्स होते थे कि वो कभी भी किसी डायरेक्टर को डिसमिस कर सकते थे। उसके बाद ये मतलब गवर्नमेंट भी फेल रही, जिसने रास्ता खोला एक नए डिक्टेटरशिप के लिए, जिसका हम कह सकते हैं जिक्र करेंगे यहाँ पे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसे शख्स थे जिनका जन्म कोर्सिका कोर्सिका आइलैंड पे हुआ था 1769 में, और छोटी ही उम्र में मिलिट्री ज्वाइन की थी उन्होंने और उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे थे वो। फिर 1896 में उनकी शादी एक विडो से होती है जो कि काफ़ी अमीर खानदान से थी। इसके बाद अमीर लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है। और साथ में अगर नेपोलियन बोनापार्टी की बात करें तो इन्होंने इटालियन, जर्मन और इजिप्ट तक के भी हिस्सों के ऊपर
मतलब कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट्स किए और वहाँ पे जीत हासिल की। तो लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा एतमाद फ्रेंच आर्मी पर था। तो इसलिए यहाँ के अमीर सेक्शन ने सोचा कि क्यों ना हम आर्मी को ही ये पावर्स दे। तो 1799 में कोप डिटेट होता है जिसमें आर्मी सारी पॉलिटिकल पावर्स अपने हाथों में लेते हैं और नेपोलियन बोनापार्टी फ्रांस के डिक्टेटर बने और 1804 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब मैं एम्परर ऑफ फ्रांस हूँ। तो वो उसके बाद एम्परर ऑफ फ्रांस बने। तो उसके बाद जो बाकी डिस्कशन है वो आगे करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ने पहले से ही जो मर्द थे उनके शाना बशाना काम किया। उन्होंने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया हर जगह पे। अगर हम बात करें जब फ्रांस के लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे उनके घरों को औरतों ने संभाला, जिनमें से बहुत सारी औरतों ने, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उन्होंने फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स भेजे और साथ में उन्होंने सेमेस्ट्रेस या लॉन्ड्रेसेस का काम किया। और इसके अलावा जो अमीर लोग थे उनके घरों में भी काम करते थे। लेकिन लड़कियों का क्या था कि उनको कॉन्वेंट्स में, मतलब जो वेल्दी पर्सन थे वो अपनी बेटियों को कॉन्वेंट्स, जो रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह थी या रिलीजियस पर्पस के लिए एजुकेशन दी जाती थी, वहां पे अपनी लड़कियों को भेजते थे। गरीब वुमेन्स को या गरीब लड़कियों को एजुकेशन का हक नहीं था। और साथ में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी भी की जाती थी। और अगर हम बात करें तो ये वुमेन जो थी ये भी अपने राइट्स के लिए लड़ती रही, क्योंकि इनका मानना था कि हमें भी वोटिंग राइट्स वगैरह मिलने चाहिए, क्योंकि अब फ्रांस में तो मोनार्ची नहीं है। तो बहुत सारे क्लब्स, तकरीबन 60 क्लब्स वुमेन्स ने भी बनाए, जिनमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह भी उन्होंने पब्लिश किए। और सबसे फेमस क्लब जो वुमेन्स का था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारी उम्मीदें रखी थी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से। और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए भी थे। सबसे पहले अगर हम बात करें, उन्होंने जो स्टेट स्कूल्स बनाए, जिनमें स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर आल गर्ल्स। इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ पे जो उनके मतलब ये तो ना फादर वगैरह जो लड़कियों के होते थे, वो अब अपनी बच्चियों को फोर्स नहीं कर सकते थे कि उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो। इसके अलावा ये जो शादियाँ वगैरह थी उनको लीगलाइज किया गया, उनको रजिस्टर किया गया। उसके अलावा डाइवोर्स का राइट भी दिया गया मेल्स और फीमेल्स को। वोकेशनल कोर्सेज वगैरह कराए गए ताकि ये जो वुमेन्स है ये भी जॉब्स वगैरह हासिल कर सके बाद में। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं दिए गए। जब जेकोबिन क्लब बना था उन्होंने सारे वुमेन क्लब्स को बैन किया था। तो यहाँ पे एक वुमेन की बात करेंगे जिसका नाम था ओलंपी दे गॉर्जेस। ओलंपी दे गॉर्जेस। ओलंपी दे गॉर्जेस एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा मर्दों को तो सारे राइट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन वुमेन्स का क्या। तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखे। और उन्होंने जो क्वीन थी उस वक्त मैरी एंटोनेट, उससे भी बात की थी। लेकिन बाद में जब जेकोबिन क्लब ने रेवोल्यूशनरी, या हम कह सकते हैं वुमेन क्लब, उसको बैन किया, तो ओलंपिक गॉर्जेस उनका क्रिटिसिज्म करती रही और फाइनली 1793 में ओलंपिक दे गॉर्जेस को भी गिलेटिन किया गया। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे और वुमेन थे, ये अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ते रहे। फाइनली फ्रांस में 1946 में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले बात हुई, रेवोल्यूशन हुई, तो उन्होंने वुमेन्स को 1946 में पहली बार वोटिंग राइट्स दिए। तो बहुत गलत हुआ वुमेन्स के साथ फ्रांस में, जो उनको ये राइट्स बहुत लेट मिले। इसके अलावा हमारा टॉपिक है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी एक ऐसा सिस्टम बना जब कॉलोनीज बनाने लगे। अगर हम यहाँ पे मैं आपको मैप मैप के जरिए समझाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यूरोप और इंडिया के साथ पुराने ज़माने से एक नाता था, ये ट्रेड करते थे। इंडिया के जो गुजरात स्टेट है वहाँ पे जो सूरत है, सूरत पोर्ट पे बहुत सारी शिप्स वगैरह लगे हुए रहते थे मुगल पीरियड के दौरान भी। और वहाँ से फिर ईस्टर्न अफ्रीका, ये जो अरेबियन कंट्रीज वगैरह है, और यहाँ पे अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे रेड सी में एंटर होकर अलग अलग जगहों पे वो अपनी चीजें बेचते थे। और दूसरी तरफ यूरोप से, इटली से बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ मेडिटेरियन सी से यहाँ इजिप्ट के इस हिस्से में पहुंचते थे।
अगर हम बात करें मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में इजिप्ट का एक हिस्सा है जिसमें शिप्स आर पार नहीं हो जा सकते थे। तो वहाँ पे इटालियन ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडर्स से चीजें खरीदी थी जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन ये जो सिल्क था या हम कह सकते हैं स्पाइसेस वगैरह, और वो यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे। उसके बाद इटली के एक एक्सप्लोरर कोलंबस ने सोचा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि उन्हें मैं इंडिया के लिए एक डायरेक्ट रूट ढूंढूं, लेकिन उनके पास अल इदरीसी का मैप था जिसमें कहीं पर भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मेंशन नहीं था क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन कंट्रीज की या इन कॉन्टिनेंट्स की। फिर उसके पास जो मैप था उसमें मतलब ये पहले से ही पता था कि जो अर्थ है वो गोल है, तो उसने कहा चाहे मैं ईस्ट से जाऊं या वेस्ट से, तो पहुंचूंगा तो मैं इंडिया ही। तो वो यहाँ से मेडिटेरियन सी से एंटर होते हैं अटलांटिक सी में और वो पहुंच जाते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, जहां पर वो बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि उस वक्त यूरोपियन या बाकी कंट्रीज में मतलब देखने को नहीं मिलती थी, जैसे टोबैको था, जैसे चिलीज, पोटैटो, टोमेटोज वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब यहाँ वेस्ट इंडिया देख देख लिया, तो इसको इसीलिए वेस्ट इंडीज अभी भी कह रहे हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज के लोग अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ने अपनी कॉलोनीज बनाई। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है, तो यहाँ पे फ्रांस ने भी कुछ आइलैंड्स को अपनी कॉलोनी बनाया, जिनमें से मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो जैसे मतलब हम कह सकते हैं आइलैंड्स शामिल है। लेकिन यूरोप से जो वर्कर्स वगैरह थे, लेबरर्स वगैरह थे, वो यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन दिनों तकरीबन तकरीबन 3 महीने लगते थे शिप को यहाँ तक पहुँचने में, अटलांटिक ओशन को पार करने में। तो अब इनको मतलब मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू किया। तो फ्रांस में दो जगह है यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कोस्टल रीजन में, एक का नाम है नैंटस और दूसरे का नाम है बोडॉक्स। तो वहां से कुछ ट्रेडर्स आए और उन्होंने वेस्टर्न अफ्रीका से कुछ नीग्रोज वगैरह को जो हम कह सकते हैं खरीदा, जो ब्लैक पीपल थे इन रीजनस के, उनको नीग्रोज कहा जाता। तो उनके ट्राइबल चीफ से उनको खरीदा और इनको शिप्स में यहाँ पे चेन्स वगैरह के जरिए बंद किया और उनको एक्सपोर्ट किया इन आइलैंड्स में, जहाँ पे उन स्लेव से, उन गुलामों से काम लिया जाता था, जहाँ पे वो टी, कॉफी, इंडिगो या शुगर कैन वगैरह की कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद वो चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो स्लेवरी थी ये बहुत समय तक चली। तो फ्रांस ने जब रेवोल्यूशन की तो उन्होंने अपने लोगों को तो राइट्स दिए, लेकिन ओवरसी कॉलोनीज, जो फ्रांस की ओवरसी कॉलोनीज थी, वहां पे ये राइट्स वगैरह ये जो लॉज थे ये लागू नहीं किए गए। लेकिन जब रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी फ्रांस में तो उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया, एक तो फ्रांस में भी और दूसरी जो इनकी ओवरसी कॉलोनीज थी वहां पे भी। लेकिन जो वहाँ के अमीर लोग थे जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इन आइलैंड्स वगैरह पे, उन्होंने कहा कि अगर को स्लेवरी को एबॉलिश किया जाएगा तो हम कैसे यहाँ पे काम कराएंगे। तो फिर उसके बाद जब नेपोलियन की गवर्नमेंट फाइनली बनी तो नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को वापस रीइंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें फाइनली जो स्लेवरी है फ्रांस में 1848 में कंप्लीटली अबॉलिश की गई, खत्म की गई। इसके बाद रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, तो बहुत सारी चेंजेस आती है, जैसे मैन हो वुमेन हो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आती है जब भी किसी जगह पे रेवोल्यूशन आती है, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब ही है कि चेंज। लेकिन सबसे बड़ी चेंज ये थी कि सेंसरशिप को खत्म किया गया। सेंसरशिप क्या चीज होती है? किंग ने अपने बहुत सारी एक सेंसर बोर्ड बनाया था, बहुत सारे लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी कि आपको देखना है कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ, किंग के खिलाफ, मोनार्ची के खिलाफ तो नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई इस सेंसरशिप को हटाया गया और लोगों के पास था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थी, तो जो एक नेचुरल राइट होता है किसी भी इंसान के लिए। तो उसके बाद अगर हम देखें, लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते थे प्ले सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस वगैरह के जरिए, जिनसे अट्रैक्ट वो लार्ज पॉपुलेशन को कर सकते थे या मास को कर सकते थे। इसके कंक्लूजन, तो जैसे नेपोलियन बोनापार्टी की बात की थी मैंने, वो 1804 में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1814 तक उन्होंने रूल किया, उसके बाद 1815 में और 100 दिन उनका रूल उन्होंने किया। फाइनली एक बहुत बड़ी अलायंस उनके खिलाफ बनाई गई जो फ्रांस, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने बनाई, और उनको उन्होंने
ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनको वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में, वहाँ पे हराया और उसके बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करके अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है सेंट मैरी आइलैंड वहाँ पे रखा गया जहाँ पे 1821 में उनकी मौत हुई। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे चेंजेस नेपोलियन ने लाए फ्रांस में जब उन्होंने हुकूमत की उन्होंने नेपोलियन कोड दिया जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाई, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को उन्होंने आसान किया। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो आइडियलिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें बाकी दुनिया के लिए आइडल्स बने और बाकी दुनिया ने हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ सीखा फ्रांस के लोगों से। फ्रांस की रेवोल्यूशन का बहुत एक इम्पैक्ट रहा बाकी दुनिया में। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर से आएँगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।